हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है अमित सिंह और हम लोग नीट की सीरीज के अंतर्गत मेडिकल के क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। हम इस पे पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं, एम्स के क्वेश्चन कर चुके हैं, एएफएमसी के क्वेश्चन कर चुके हैं और नीट के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम उसी टॉपिक पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो आपके क्वेश्चंस आ चुके थे उन क्वेश्चंस को भी हम लोग कर रहे हैं। तो उस सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा ये है इस तरीके से। टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D if F is a force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be कितना होगा। यानी कि दो हमारे चार्जेस हैं, मान लेते हैं हम उसको Q और Q मान लेते हैं। जो आयंस हैं सिमिलर हैं, अलग अलग नहीं है और कुछ सेपरेशन जो भी रहा होगा उन्होंने डी सेपरेशन बोल रखा है, तो उनके बीच में उन्होंने फोर्स को डिफाइन किया एफ से। तो एफ हमारा जो फोर्स है उसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई दैट इज क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर, इतना हमारा फोर्स होगा। तो उससे पूछा है कि जो आयंस हैं उन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग होंगे। इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, चार्ज नहीं पूछा। तो चार्ज निकालना होता तो क्यू की टर्म में निकाल देते। तो हमें निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो तरीका क्या है इलेक्ट्रॉन्स निकालने का, जो भी आपका टोटल चार्ज है उसको नंबर आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू N इंटू E, जहां पे Q क्या है टोटल चार्ज है, E क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, N क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल जो हमें इलेक्ट्रॉन चार्ज निकालना कितने नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल चार्ज को अगर हम Q E से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे आप 10 पेन लेके आते हैं, एक पेन की आपको कॉस्ट पता है ना, तो 10 जो कॉस्ट है 10 की कॉस्ट को 1 की कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो 1 की कॉस्ट आएगी। तो टोटल चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन की टर्म में हमारे आएंगे। तो हमें Q निकालना है, जो टोटल चार्ज उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे Q जो भी वाट एवर चार्ज ये कितना है तो चेक कर सकते हैं, ये हमारी ये वैल्यू में निकालनी है। तो ये हमारी वैल्यू बनेगी Q इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू बन चुकी है। ठीक है, और हमें इस चार्ज को अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करेंगे, E से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे आएंगे। सही, ये हमारे Q स्क्वायर है तो ये हमारा रूट में आ जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कितना आएगा, तो जो हमारा चार्ज है उसको डिवाइड करेंगे, जो चार्ज है हमारा इसको डिवाइड करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको E से डिवाइड करेंगे तो ये अंडर रूट के बाहर रहेगा। लेकिन अगर रूट ये फॉर्मेट हमारा इसमें है नहीं, हमारे सारी चीजें रूट के अंदर है, तो इसको अगर रूट के अंदर पहुंचाएंगे तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर डिवाइड बाई E स्क्वायर। क्योंकि अगर अंदर होगा तो E स्क्वायर होगा रूट में, बाहर निकल के E हो जाएगा हमारा। तो इसका आंसर हमारा ये बनेगा। तो इसमें क्या करना था, जो हमारा फॉर्मूला लगाना था कूलॉम्स लॉ का, Q की वैल्यू निकालनी थी और चार्ज को E से डिवाइड करना था, तो हमारा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, द कूलॉम फोर्स F बिटवीन द टू इज। तो हमने कहा भैया ये हमारा, हमने एक सर्कुलर ऑर्बिट ले रखी है इस तरीके से, हमारा ये हमारी सर्कुलर ऑर्बिट है और मान लेते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है और बीच में क्या होगा न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस हमारा हाइड्रोजन एटम का पॉजिटिव होता है, उस पर उतना ही चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है प्लस का, तो प्लस का ही यहाँ मान लेंगे। और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है तो वो भी इलेक्ट्रॉन है, वो नेगेटिव में ही होगा। सही है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, एक दूसरे की तरफ होता है, इस पे इधर को फोर्स और इस पे इधर को फोर्स लगेगा। इस तरीके से फोर्स की अमाउंट कितनी होगी, तो दैट इज अ के, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई E स्क्वायर डिवाइड बाई, और जो भी सेपरेशन है उन्होंने कहा ये R रेडियस में मूव कर रहा है तो हमने कहा ये सेपरेशन हमारा R है तो R स्क्वायर, इतना फोर्स होगा। लेकिन अगर हम देखें आंसर्स के लिए तो ये आंसर वेक्टर फॉर्म में गिवन है। कैसे फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो निकालना ही है, मैग्नीट्यूड तो हमारा यही है, लेकिन हमें किससे कंपेयर करना है, इसका हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो एक दूसरे की तरफ होगा इस तरीके से। तो जो हमारा आर वेक्टर होगा यहां से यहां तक, जो आर वेक्टर बाहर को है, ये हमारा आर वेक्टर बाहर के लिए इस तरीके होगा, यहां से इधर के लिए। तो जो हमारा जो अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे वो अंदर के लिए इसके अगेंस्ट है। तो हमारा जो यहाँ पे
डायरेक्शनल वेक्टर होगा वो माइनस आर हो जाएगा। तो ये एफ, तो ये एफ है, लेकिन एफ को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे के, एंड हाउ टू फाइंड अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड तो आ चुका हमारा, डायरेक्शन हमारी क्या है, ये अंदर की तरफ है, इसके रिस्पेक्ट में मतलब फोर्स हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अंदर के लिए तो जो डायरेक्शनल वेक्टर उसके अपोजिट आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस आर डायरेक्शनल वेक्टर लगाएंगे, हमारा यूनिट वेक्टर लगाएंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शनल वेक्टर होता है हमारा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये किसके हिसाब से मैच करेगा, और हमें पता है जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे आता है, सही है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे आता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा आएगा के, माइनस से साइन बाहर आ जाएगा, माइनस के साथ में के ई स्क्वायर और आर स्क्वायर, और ये हमारा आर वेक्टर और हमारा आर का मैग्नीट्यूड। तो हमारा आंसर आएगा माइनस के ई स्क्वायर आर वेक्टर और आर क्यूब, ई स्क्वायर और ये आर क्यूब, ये वाला हमारा आंसर आएगा, ये वाला, दैट इज सी आंसर। आप चेक करिए, मैच करिए, आपका डेटा मैच करेगा आपका, सही है। खाली आपको ध्यान रखना है ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो अंदर को लगेगा, जो हमारे यहां से लेके जो ए वेक्टर आर वेक्टर बनेगा उसके अपोजिट, इसलिए माइनस साइन आएगा। और जो हमारा जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को आप ओपन कर देंगे तो हमारा इस फॉर्मेट में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है पॉइंट चार्जेस +4q -q एंड +4q आर केप्ट on the x axis at the points x equals to 0, x equals to a, x equals to 2a respectively. The system is, system के बारे में पूछा हुआ है, only -q is in a stable equilibrium, none of the charges is in equilibrium, all the charges in a unstable equilibrium, all the charges in a stable equilibrium. तो ये चेक करेंगे हम लोग, सही है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, उसको चेक भी कर लेते हैं, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। ये देखिए, एक चार्ज हमारा यह है, एक चार्ज हमारा ये है, और एक चार्ज हमारा बीच में है, और क्योंकि डिस्टेंस इस तरीके से गिवन है आपको समझ में आएगा। ये क्या है, पोजीशन 0 पे रखा हुआ है, इसका मतलब इसके वेक्टर, हमारे पोजीशन वेक्टर 0,0 है। ये हमारा a डिस्टेंस पे, तुम कहते हैं a,0, ये 2a डिस्टेंस पे तो ये 2a,0। तो अगर देख सकते हैं ये डिस्टेंस हमारी a है और ये डिस्टेंस भी हमारी a है, इसलिए मैंने इसको मिड में बनाया है। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि हमारा ये मिड पोजीशन पे हमारा है, ठीक है। चार्जेस की अमाउंट कितनी है, चार्जेस की जो अमाउंट है, एक हमारा +4q है और एक हमारा बीच में -q और एक +4q। तो इसको चेक करेंगे इक्विलिब्रियम में होगा नहीं होगा। तो चलो इसका हम नाम दे देते हैं, ये पहले वाले चार्ज को हम बोल देते हैं ये 1 है, इसको 2 बोल देते हैं, उसको 3 बोल देते हैं। तो थर्ड किस, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो ये भी बैलेंस होगा, ये भी होगा, ये भी बैलेंस होगा, सभी बैलेंस होंगे। अगर बीच वाले पे आप बैलेंसिंग चेक करेंगे तो बड़े आसानी से बैलेंसिंग आ जाएगी और कैंसिल कट हो जाएगा, कुछ भी चीज निकल के नहीं आएगी, ठीक है। ये भी बैलेंस होगा, ये भी बैलेंस होगा, सारे बैलेंस होंगे। तो बैलेंसिंग आप चाहे इसकी चेक करो, चाहे इसकी, ये चाहे इसकी, तीनों की बैलेंसिंग आनी चाहिए। अगर एक भी इनबैलेंस होगा तो सिस्टम इज कंप्लीट, सिस्टम हमारा इनबैलेंस हो जाएगा। तो हम इसकी बैलेंसिंग चेक करते हैं, चलिए इसको कि ये बैलेंस है नहीं है। तो पहला वाला चार्ज इसको क्या करेगा, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर पॉजिटिव, तो पहला वाला चार्ज थर्ड वाला चार्ज को रिपल्शन देगा। तो फोर्स लग रहा है थर्ड वाले पे बिकॉज ऑफ 1, फिर ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है सेकंड वाला, तो फोर्स ऑन थर्ड बिकॉज ऑफ 2। तो ये फोर्सेस लग गए, ये फोर्स हमारे अगर बैलेंस है तो हमारा सिस्टम बैलेंस है। चलिए, तो F32 और F31 हमारे इक्वल होने चाहिए, तो मैग्नीट्यूड लग देते हैं इनके। 32 का मतलब 3 और 2 के बीच में लगने वाला फोर्स, तो K दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई, तो स्मॉल q और 4q डिवाइड बाई सेपरेशन, मतलब ये a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का 1 और 3 के इनके बीच में लगने वाला फोर्स, तो K 4q डिवाइड बाई सेपरेशन है 2a, ये सेपरेशन है a और a 2a का होल स्क्वायर। तो आप चेक करिए दोनों तरफ क्या क्या सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे बनना है आपका, यहाँ पे क्या बनना है आपका, ये देखिए, ये बनना हमारा K 4q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और यहाँ क्या बनना है, ये 16 बनेगा, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 4 बनेगा, तो K 4k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म हमारी इक्वल है, यानी बैलेंस कंडीशन है, ये दोनों फोर्स हमारे लग रहे हैं, तो बैलेंस कंडीशन बन गई। सिंपल सी बात है, बैलेंस कंडीशन बन रही है, ठीक है। आप इसको चेक करेंगे, ये भी बैलेंस हो जाएगा सब सारे, और ये तो बैलेंस होगा ही होगा क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है इसी के हिसाब से। तो तीनों की बैलेंसिंग चेक कर सकते हैं, तीनों ही हमारे बैलेंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए
कि जो बाहर अगर हमारे चार्जेस जो भी है उसका 1/3 1/4 अगर बीच में है और नेगेटिव साइन के साथ में है तो सिस्टम बैलेंस होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ये Q है, ये Q है, तो अंदर वाला चार्ज एक तो नेगेटिव होना चाहिए, है ना, और इसका 1/4 होना चाहिए। ये QQ है तो यहाँ पे QI4 होना चाहिए, तो ये बैलेंस होगा, ये बैलेंस होगा। तो ऐसी केस यहाँ पे, यहाँ 4Q है तो अंदर वाला नेगेटिव है और 4Q का 1/4 Q, तो ये बैलेंस होगा। तो ये आसान तरीका है समझने का। इसके अलावा कोई और सिचुएशन बनेगी सिमेट्रिकल कंडीशन में, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल हो तब बैलेंस नहीं होगा कुछ। हाँ, अगर डिस्टेंस अलग अलग हो तो हो सकता है कोई सिचुएशन बन जाएगी बैलेंस हो या ना हो, हमें चेक करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे पॉइंट यही है कि अगर हमारा जो मतलब कि मिड मिड जो चार्ज है वो नेगेटिव है और जो दो इधर उधर ये चार्ज इक्वल होने चाहिए, इनका 1/4 है बीच में, Q के बीच में QI4 है, या 4Q के बीच में उनका 1/4 यानी कि Q है, तो और नेगेटिव में है तो बैलेंस होगा। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन में आने वाला है, इसलिए मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ ऐसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन है, और भी हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, मतलब मेडिकल के एग्जाम्स के ही है या कुछ नॉर्मल जैसे कंबाइंड इंजीनियरिंग टेस्ट के नाम से पहले एग्जाम्स वगैरह कुछ आते थे, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है उन्हीं टॉपिक पे। चलिए देखते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ये फ्रिक्शन के द्वारा ही होती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं, फ्रिक्शन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद अ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज दिस। देखो ये पॉलिथीन का पीस है, ठीक है, ये पॉलिथीन का मान लो एक पीस है, ठीक है, और ये बूल का एक कपड़ा है आपका, सही है, ये बूल हमारा, सही है। ये पॉलिथीन है, ठीक है, तो इनको आपस में रब किया गया तो इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉलिथीन पे नेगेटिव चार्ज आया है, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, तो पूछा है कितना चार्ज नेगेटिव में आया है, इतना अमाउंट आया है, सही है। तो ये चार्ज देख लेते हैं कितना, नोट कर लेते हैं, 1.6 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतना गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कहाँ कितने हुए होंगे और कहाँ से कहाँ हुए होंगे। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इस पे आ चुके हैं, तो किसने दिए होंगे, वूल ने दिए होंगे, तो वूल से इलेक्ट्रॉन हमारे इस पे ट्रांसफर हुए हैं, है ना। वैसे ही फर में जो होते हैं, फर या वूल जो होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेस में होते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल प्लास्टिक बॉडीज या सम अदर बॉडीज। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आए हैं, और वैसे भी इस पे नेगेटिव चार्ज आया है तो उसने दिया होगा, अदरवाइज ये न्यूट्रल होनी चाहिए थी बाय डिफॉल्ट। तो वूल से पॉलीथिन में आए हैं, तो ये हो सकता था वूल टू पॉलीथिन, और इसमें आप वूल टू पॉलीथिन ये भी हो सकता है। बाकी तो अच्छा, एक और आंसर ये वूल टू पॉलीथिन, पॉलीथिन टू वूल का एक ही आंसर है, तो गलत पक्का हो ही गया। अब इन तीनों में से आंसर आएगा आपका कि कौन सा निकालना है। तो चार्ज तो इतना ट्रांसफर हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है Q = N, ये एक फॉर्मूला हमारा होता था, तो N = QI/E। तो जितना चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर देंगे। हमारा चार्ज है 1.6 10⁻⁻6, इसको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे कट जाएंगे, 10⁻19 ऊपर पहुंच के +19 हो जाएगा, और ये 10⁻6 है, तो हमारी वैल्यू आ गई 10⁻13, 10⁻13। तो इतना होगा, ये वाला आंसर हमारा ए आंसर हो चुका है। तो ठीक है, तो -13 वाला नहीं होगा, और इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये आंसर होगा। वो सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है, आपको क्लियरिटी से चेक करना होगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, इनमें से करेक्ट आंसर चेक करना है। टोटल चार्ज प्रेजेंट इन अ यूनिवर्स इज अ कांस्टेंट, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन अ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन अ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन अ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो चार्ज कांस्टेंट है, पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है। कुछ जैसे दो पार्टिकल मिलकर हो सकता है एक पार्टिकल बना दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एक पार्टिकल कई पार्टिकल में डिवाइड हो जाए। टोटल चार्ज आपका कांस्टेंट है, ना कि पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव की टर्म में नहीं है, और चार्ज पार्टिकल की नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल की टर्म में नहीं है। टोटल चार्ज जो यूनिवर्स का है वो कांस्टेंट है, तो हमारा ए आंसर इसमें है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। A positively charged glass rod is brought near an uncharged pith ball pendulum. The pith ball is, pith ball का क्या होगा उस समय, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक गिलास रॉड है, ये हमने गिलास की एक रॉड ले ली, तो ठीक है, और उसके बारे में बताया नहीं कौन सा चार्ज, तो हम मान लेते हैं उसमें कोई चार्ज है, सारी पिथ बॉल पे ये हमारा पॉजिटिवली, हाँ पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है, और पिथ बॉल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है।
और ठीक है, ये पिथबॉल क्या अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। द पिथबॉल इज, अब इसमें क्या कंडीशन बनेगी, तो इसमें कंडीशन ये बनेगी जैसे ही हमें रॉड लेके आएंगे, पिथबॉल का मतलब ये प्लास्टिक की एक हमारी रॉ बॉल है, तो ये क्या होगी, पोलराइज होगी। जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव इसमें। तो इस पॉजिटिव की वजह से जो इसके अंदर पॉजिटिव है दूर चला जाएगा, और जिसके अंदर नेगेटिव वो इधर आ जाएगा। अभी भी बॉल हमारी क्या है, अभी भी न्यूट्रल है, टोटल न्यूट्रल है, लेकिन क्या है, पोलराइजेशन हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन हो गया। अब क्या होगा, ये जो बॉल है ये हमारी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसमें अट्रैक्शन होगा, तो ये अट्रैक्ट करेगी, छुएगी जाके, जैसे इसको टच करेगी, ये इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कैंसिल आउट हो जाएगा कि रॉड पे बहुत ज्यादा चार्ज है, तो रॉड इसको न्यूट्रलाइज कर देगी। जैसे ये न्यूट्रलाइज करेगी, ये पॉजिटिव इस पे केवल पॉजिटिव बचेगा उस समय, तो ये पॉजिटिव रिपल्शन होगा, तो दूर चली जाएगी। तो यानी पहले पास आएगी, पहले रखी हुई है, रॉड लेके आए, पोलराइजेशन हुआ, नेगेटिव यहाँ पे आया, इसने इसको अट्रैक्ट किया, ये टच हुआ, तो ये यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज का कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये चार्ज नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इसके बीच में जो पॉजिटिव है उनमें रिपल्शन होगा, तो फिर दूर चली जाएगी। तो हमारा इसका आंसर है ये वाला, अट्रैक्ट टुवर्ड्स द रॉड, टचेज इट एंड देन थ्रोन अवे फ्रॉम इट। पहले टच करेगी, फिर बाद में दूर फेंक दी जाएगी, दूर चली जाएगी। 2 पॉइंट चार्जेस +3 कूलम एंड -8 कूलम अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स 1 न्यूटन। ठीक है, कोई सेपरेशन होगा, ये चार्ज हमारे हैं, तो ये सिचुएशन है -8 कूलम, इनके बीच में सेपरेशन नहीं गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, हमने आर मान लिया। तो कितने फोर्स से अट्रैक्शन का हो रहा है, 1 कूलम के फोर्स से अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, अट्रैक्शन ही होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब उन्होंने क्या बोला कि भैया सिचुएशन हो गई दूसरी, इसमें तो कुछ हमने क्या किया, इतना चार्ज ऑफ +5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, दोनों में +5 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया गया। तो हमने +5 माइक्रोकूलम इसमें ऐड कर दिया और +5 माइक्रोकूलम इसमें ऐड कर दिया, तो नए चार्जेस क्या हो गए, तो ये हमारा 8 माइक्रोकूलम हो गया, सेपरेशन तो उतना ही रहेगा, और ये हमारा -3 माइक्रोकूलम हो गया। अब इनके बीच में कितना फोर्स होगा, तो आप देखिए पहले था +3 और -8, अब क्या है +8 और -3, इनके साइन आपके चेंज हो गए हैं। जो पहले का आपका जो प्लस में 3 था वो -3 हो गया, जो प्लस का -8 था वो प्लस का 8 हो गया है। चार्जेस उतने ही हैं, लेकिन चार्जेस के मैग्नीट्यूड चेंज हो गए हैं, सही है, मतलब साइन चेंज हो गए हैं, सही है। तो क्या होगा कि तो अभी भी इनमें अट्रैक्टिव फोर्स है, सेपरेशन चेंज नहीं हुआ है, तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उतना ही, पहले जितना ही। ठीक है, तो 1 न्यूटन पहले लग रहा था, तो अभी भी 1 न्यूटन ही लगेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना तो सेपरेशन चेंज हुआ है, ना इनका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, केवल इनका साइन चेंज हुआ है। +3 वाला -3 में कन्वर्ट हो गया है, और +8 वाला -8 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन फ्री स्पेस इज 10 कूलम इफ दे आर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 5, द फोर्स बिटवीन देम इज। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, इसका मतलब इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो अगर हमारे चार्जेस पहले वैक्यूम में रखे हैं, फोर्स लग रहा था F, अब वो अगर किसी मीडियम में रखे गए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फोर्स लगेगा F/K। तो पहले था फोर्स नॉर्मल कंडीशन F, अब की बार होगा F/K, तो F' जो हो जाएगा F/K। तो फोर्स F ही हमारा कितना था, 10 न्यूटन था, और K की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे, कितना है मीडियम, ये आपका K की वैल्यू 5 है, तो आपका ये आपका 2 न्यूटन हमारा फोर्स आ चुका है, तो इसका आंसर होगा 2 न्यूटन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। A charge Q is divided into two parts, this and this। एक चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। If the two parts exert a maximum force of repulsion on each other, then the ratio is। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक हम पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। अगर किसी चार्ज को, जैसे आपका क्यू चार्ज है, इसको आपको कुछ पार्ट में डिवाइड करना है, कुछ यहाँ रखना है, कुछ यहाँ रखना है, और इनके बीच में मैक्सिमम आपका अट्रैक्ट कराना है रिपल्शन। सही, रिपल्शन ही होगा कि क्यू चार्ज को जब डिवाइड करोगे तो दो इक्वल, ये पॉजिटिव है तो ये भी आपके दो पॉजिटिव चार्ज ही बनेंगे, ऐसा थोड़ी नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए, तो इनमें फिर से रिपल्शन ही होना है। जो चार्ज है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया। रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होने के लिए ये चार्ज, जो इस चार्ज को QI2 और QI2 में डिवाइड करना चाहिए। ये हमें पहले से ही पता है, करने की जरूरत नहीं, तो हमें नहीं तो डेरिवेशन के रूप में कर सकते हैं।
तो इनके बीच में मैक्सिमम रिपल्शन लगता है अगर किसी चार्ज को दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और कोई सेपरेशन रख देंगे। जैसे 10 कूलम चार्ज है, उनके बीच में मैक्सिमम रिपल्शन चाहते हैं तो 5 कर दीजिए। आपने 10 को अगर 2 और 8 में कन्वर्ट किया तो मैक्सिमम रिपल्शन नहीं होगा किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए। तो हमारा इनका जो रेशियो है, जो चार्ज हमारे आए हैं नए वाले, उनके बीच में रेशियो कितना होना चाहिए, 1:2 का रेशियो होना चाहिए। सही है, दोनों का रेशियो, एक सेकेंड, हाँ 1:2 का रेशियो यहाँ पे। हाँ ये तो वैसे होने चाहिए। अब इन्होंने ये किस टर्म में बोला है, क्यू डैश और दिस। पहले इसको इनके हिसाब से देख लेते हैं क्या बोला है इन्होंने। पहला हमारा जो चार्ज था क्यू था, ठीक है, क्यू चार्ज था, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट हमारा क्यू डैश है, दूसरा क्यू माइनस क्यू डैश है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है इस तरीके से। तो दोनों चार्ज, ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे बोला। ये बराबर होने के लिए क्या हो जाएगी सिचुएशन, देखिए जो क्यू डैश है वो क्यू माइनस क्यू डैश के बराबर हो जाएगा। तो आपका 2 क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू, तो क्यू डैश बाई क्यू, क्यू डैश बाई क्यू क्या हो जाएगा, देखिए क्यू डैश बाई क्यू क्या हो जाएगा, 1/2। तुम्हारा 1/2, ऐसे भी आंसर हमारा आ जाएगा। सही है, हाफ हाफ होने चाहिए, तो इसका आंसर 1/2 है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD as shown in the figure. The force on the charge plus Q kept at the center is along पूछा है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है इन्होंने। तो ये जो चार्ज यहाँ रखा है ये पॉजिटिव चार्ज है, उधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव है, तो वो वाला पॉजिटिव चार्ज इसको इधर को रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज उतना इधर को रिपेल करेगा, और दोनों के मैग्नीट्यूड होंगे बराबर। क्यों? क्योंकि ये Q और Q के बीच में लगने वाला फोर्स है, ये Q और Q के बीच में लगने वाला फोर्स है, तो फोर्सेस होंगे बराबर, बस डायरेक्शन होगी उनकी अपोजिट। तो ये मान लो F है और ये F है, ये दोनों F इसको नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, 0, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हाँ, अब ये वाले चार्जेस क्या है, तो इनके बीच में लगेगा रिपल्शन, प्लस Q और प्लस 2 के बीच में। तो रिपल्सिव फोर्स मान लो हमने कहा, वो रिपल्सिव फोर्स किधर को लगेगा, हमने कहा वो फोर्स इनके बीच में इधर लगेगा, इनके बीच रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा। और ये भाई साहब इसके जो माइनस है, -2 की और AQ, ये इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो सब कुछ इसके रिस्पेक्ट में बताना, बीच वाले के रिस्पेक्ट में, तो बीच वाले को ये भी अट्रैक्ट करेंगे। ऊपर वाला रिपेल करेगा, नीचे वाला अट्रैक्ट करेगा। वो कहते बाहर निकल जा मेरे घर से, और वो कहते मेरे घर में आ जा। ठीक है, तो दोनों इसके दोनों नेट फोर्स आपका इधर को लगेगा। तो नेट फोर्स जो लगेगा अलोंग द डायगोनल बी से डी की तरफ, आपका ये वाला आंसर है ना। नेट फोर्स हमारा इधर लगेगा, ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अ चार्ज Q exert some force on a second charge Q2. The third charge Q3 is brought near, then the force exerted by Q1 और Q2 will be। बोला बड़े सिंपल सा है कि एक चार्ज हमारा Q1 है और एक चार्ज हमारा Q2 है। ठीक है, अब ये आपस में कोई फोर्स से एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं, और वो फोर्स मालूम हमारा आ रहा है कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब उसने बोला कि देन क्या करना, अ थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रॉट नियर। एक थर्ड चार्ज हम Q3 ले गए, कहीं भी रख दिया है, मालूम ने Q3 यहाँ पे एक चार्ज रख दिया। द फोर्स एक्सर्टेड बाई Q1 ऑन Q2, Q1 का Q2 पे फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा, Q1 कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q2 Q1 कितना करेगा। तो भैया ये जो मामला है इनके बीच के आपस के फोर्स का, इनका अपना पर्सनल मामला है, इनके फॉर्मूले में Q3 की वजह ही नहीं है। तो आपस में जो फोर्स होगा वो तीसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, अगर कहा जाए कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा, तो ठीक है कि Q1 और Q2 का फोर्स भी इस पे लगेगा और Q3 भी करेगा, तो नेट फोर्स तो होगा। ठीक है, नेट फोर्स बढ़ जाएगा या कम हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, कि ये रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव है, इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, लेकिन बात है कि जो इनके बीच के लगने वाला फोर्स है वो Q1 Q2 इनके सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। अगर Q1 और Q2 चेंज नहीं है, सेपरेशन चेंज नहीं है, तो ये फोर्स हमारा चेंज नहीं होगा। थर्ड के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उनके म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, थर्ड से उस पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, किसी चार्ज पे नेट फोर्स, हाँ वो चेंज हो सकता है। अभी इस पे इतना फोर्स इधर को लग रहा है मान लीजिए, और ये उसको इधर को फोर्स लगाने लगे, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टोटल चेंज हो जाएगा। लेकिन वैसे आप ये नहीं कह सकते, इनका जो म्यूचुअल फोर्स है वो चेंज नहीं होगा, वो किसी और पे डिपेंड नहीं है। आगे देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका, ये यही क्वेश्चन इनफैक्ट इतने सारे क्वेश्चंस में अच्छा है। 5 balls नंबर्ड 1 to 5 आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स। उनके 5 बॉल्स हैं, ठीक है, उनको लटकाया गया है सेपरेट थ्रेड से। तो हमने कहा चलो बॉल्स मान लेते हैं। हमने कहा हमारे पास बॉल्स हैं 1 2
3 4 ठीक है। अब बोला है कि पेयर्स 1 2 2 4 4 1 शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इन पेयर्स में 1 और 2 में इनमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। 2 और 4 में अट्रैक्शन हो रहा है, 4 और 1 में अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन अट्रैक्शन को लेके हमको ज्यादा क्लियर नहीं है कि अट्रैक्शन कई वजह से हो सकता है। अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हो सकता है, और पॉजिटिव और न्यूट्रल बॉडी के बीच में हो सकता है, पॉजिटिव बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के बीच में हो सकता है, न्यूट्रल बॉडी और पॉजिटिव बॉडी के बीच में हो सकता है। ठीक है, जैसे मीनिंग ये है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है तो इसको कौन अट्रैक्ट कर सकता है, ये जैसे नेगेटिव बॉडी तो उसको पॉजिटिव अट्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारी पॉजिटिव बॉडी तो उसको नेगेटिव अट्रैक्ट कर सकता है। तो अट्रैक्शन में ये भी दो कंडीशन बन चुकी हैं। या ये बॉडी न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो अट्रैक्शन का कोई पता नहीं अट्रैक्शन किस वजह से हो रहा है। अट्रैक्शन इनके बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है, इनके बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है, पॉजिटिव और न्यूट्रल बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, और नेगेटिव बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है। 4 केस बने आपके सामने, देख लीजिए। पॉजिटिव बॉडी नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकती है, नेगेटिव बॉडी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, और नेगेटिव बॉडी न्यूट्रल को अट्रैक्ट कर सकती है। तो अट्रैक्शन में क्या बोलेंगे, कौन सा केस होगा, गारंटीड आप बता सकते हैं कि कौन सा केस होगा? तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा केस होगा। तो अट्रैक्शन में कोई श्योरिटी नहीं है कि बॉडी दोनों चार्ज हैं या नहीं। जैसे यहाँ पे दोनों बॉडी चार्ज है, ठीक है, यहाँ दोनों बॉडी चार्ज है, लेकिन केस ये हुआ तो, ये केस हुआ तो यानी कि आप अट्रैक्शन जो है वो श्योर टेस्ट नहीं है इलेक्ट्रिफिकेशन का, कि दोनों बॉडी पे चार्ज है, ये मस्ट नहीं है। हो सकता है एक बॉडी पे चार्ज हो और दूसरी बॉडी न्यूट्रल हो। तो चार्ज के केस में ये बात, अगर हमें चार्ज चेक करने किसी बॉडी पे किसी भी चार्ज है नहीं है, तो आप जो आपका अट्रैक्शन है उसके बेस पे कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं, केवल रिपल्शन पे बेस डिफाइन करते हैं। जैसे अब रिपल्शन के केवल 2 ही केस बनेंगे, देखिए, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल्शन कर सकती हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन कर सकती हैं। कोई केस ही नहीं है, 2 ही केस है। दोनों बॉडी पे चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज होंगी तब रिपल्शन होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगी तो रिपल्शन होगा। इसके अलावा कोई केस ही नहीं है। अट्रैक्शन में 4 केस बन गए। तो अट्रैक्शन ज्यादा श्योर नहीं है कि दूसरी बॉडी न्यूट्रल है या चार्ज है। हो सकता है वो न्यूट्रल बॉडी हो तब भी अट्रैक्शन हो सकता है उसका, लेकिन रिपल्शन में मस्ट है कि दोनों बॉडी पे चार्ज होगा ही होगा। तो हमारे यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनता है, उसे आप नोट कर सकते हैं, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, चलिए अब हम इसकी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, तो उन्होंने बोला कि हम रिपल्शन देखेंगे कहाँ किसके हिसाब से। तो उन्होंने बोला कि ये जो पेयर है 2 3 और 4 5 शोज रिपल्शन, इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। 2 3 और 4 5 इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। तो रिपल्शन हो रहा है तो क्या सिचुएशन हो सकती है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, ठीक है, और इस समय हमारे दोनों ये भी पॉजिटिव हो सकते हैं, या आ सकता है ये दोनों पॉजिटिव हों और ये दोनों नेगेटिव हों। अब देखो, अभी इसमें इसके इनमें भी रिपल्शन होगा, इनमें भी रिपल्शन होगा, इसमें भी होगा, इनमें भी होगा। एक केस ये हो सकता है ये दोनों पॉजिटिव हो, एक केस ये हो सकता है सारे नेगेटिव। देखो चेक करिए, देखो अगर ये ऊपर वाली सिचुएशन होगी तो क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है सबके लिए। देखिए ये सिचुएशन, इनमें रिपल्शन है, इनमें भी रिपल्शन, सही बात है, इनमें रिपल्शन है, इनमें भी रिपल्शन है, इनमें रिपल्शन है, इनमें भी रिपल्शन है, इनमें रिपल्शन है और इनमें रिपल्शन है। तो रिपल्शन से इतने केस हमारे बने, 3 में से कोई सा, ये केस भी वैलिड है, ए भाई ए भी और ए भी, 4 में से कोई एक केस वैलिड है। बोला इतना ही बोला उसने, अब आगे नहीं बोला। तो हमने 2 3 और 4 5 के बीच में इतना डिफाइन किया। अब उसने एक बात जब ऊपर बोली उसको देखते हैं। उसने बोला है और इनमें क्या हो रहा है अट्रैक्शन, 2 4 और 4 1 में क्या हो रहा है अट्रैक्शन, इसमें 2 4 और 4 1, 2 4 और 4 1। अच्छा 2 4 में अट्रैक्शन का मतलब क्या है, 2 4 में अट्रैक्शन कब हो सकता है, क्या इस केस में अट्रैक्शन हो सकता है 2 और 4 में? देखो अगर ये वाला केस है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, अट्रैक्शन नहीं हो सकता, ये कैंसिल, ये केस कैंसिल हो गया। बोला ना 2 और 4 में अट्रैक्शन हो रहा है तो ये केस नहीं बनेगा, ये 2, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, अट्रैक्शन नहीं हो सकता, और ये वाला केस नहीं हो सकता। ये दोनों नेगेटिव होंगे 2 और 4 तब भी इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो 4 केस में 2 केस हमारे बिल्कुल कैंसिल हो गए, केवल अब 2 केस बचे हैं। देखिए बनाए हमने सारे केस, ऐसे ही समझेंगे, आसान है, वैसे आप रटोगे समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब इसने बोला कि 1 और 2 में क्या हो रहा है अट्रैक्शन हो रहा है, 1 और 2 में अट्रैक्शन हो रहा है। तो हमने कहा चलो अब आए केस तो ये खराब हो गए, कौन कौन से केस खराब हो उनको रब कर दे रहा हूं मैं, सही हटा दे रहा हूं। हमारा ये केस हमारा खराब हो गया और एक केस हमारा खराब है, ये हो ही नहीं सकते, अभी 2 केस हो गए।
अब बोला कि उसने इसमें 1 और 2 में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन 1 और 2 में, और 4 और 1 में अट्रैक्शन हो रहा है। तो जो बॉडी है इसको मतलब कि आपको 4 भी अट्रैक्ट कर रहा है, देखो कौन सा लिख देता हूं, 1 2 और 4 1, इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो 1 को 2 अट्रैक्ट कर रहा है, तो 1 को 2 अट्रैक्ट कर रहा है, चलो हमने कहा 1 को 2 अट्रैक्ट ये कर रहा है, तो 1 को कौन सी सिचुएशन अट्रैक्ट कर सकती है, अगर 1 मान लो मैंने कहा पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये तो अट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, चलो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, चलो मैंने कहा मान लो थोड़ी 1 हमारा पॉजिटिव है, मान लो 1 पॉजिटिव है, तो ये सिचुएशन इसको अट्रैक्ट कर सकती है, 2 अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन इसी समय क्या 4 अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं, 4 तो रिपल्शन करेगा, केस तो यही लेंगे ना, ये वाला यहां लगा देते हैं ना, मैंने कहा ये मान लो, हमने मान लेते हैं पॉजिटिव हमारी बॉडी, पॉजिटिव बॉडी को ये अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन 4 कहां अट्रैक्ट करेगा, 4 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन नहीं करते हैं, यानी ये केस नहीं हो सकता, ये केस नहीं हो सकता, बॉडी पॉजिटिव चार्ज नहीं होगी। तो हमने कहा चलो बॉडी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है नेगेटिव चार्ज हो, तो नेगेटिव चार्ज हमने यहां रखा, तो नेगेटिव चार्ज को ये रिपल्शन करेगा और वो अट्रैक्शन करेगा, लेकिन उसने बोला ना दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी यानी ये बॉडी यानी नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ये बॉडी नेगेटिव नहीं हो सकती, और इसके हिसाब से भी नेगेटिव नहीं हो सकती, चेक करिए, ये नेगेटिव है, इसको अट्रैक्ट करेगा, वो रिपेल करेगा, यानी दोनों अट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसने बोला नहीं 1 2 और 4 1 के बीच में अट्रैक्शन है, तो ये इसको अट्रैक्ट करे और ये भी अट्रैक्ट करे, तो ये दो एक ही साथ पॉसिबल नहीं है, तो ना तो बॉडी पॉजिटिव हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है। उनका अच्छा फिर क्या हुआ, तो मैंने कहा ये बॉडी न्यूट्रल मान लो, न्यूट्रल, अच्छा अब चेक करते हैं। तो अगर ये वाला केस देखिए, तो ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है, न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव भी अट्रैक्ट कर सकता है, न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिव भी अट्रैक्ट कर सकता है, न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिव भी अट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिव बॉडी को पॉजिटिव भी अट्रैक्ट कर सकता है, यानी न्यूट्रल ही इसके एक ऐसा आंसर है जो चाहे ए केस हो या ए केस हो, इन दोनों को ही सेटिस्फाई कर सकता है। उसने और ज्यादा बातें नहीं बोली, नहीं तो हम ये भी पता कर पाते इनमें से दोनों में से रियल केस कौन सा होगा, तो हम इनको तो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसको जो डिफाइन कर पा रहे हैं कि ये न्यूट्रल होगा, तभी ऐसा इनमें से कोई सा एक केस बन सकता है, आसानी से दोनों ही बन सकते हैं, न्यूट्रल के केस में दोनों बन सकते हैं। हाँ, अगर और कोई एक सिचुएशन हो, इनको डिफाइन आप प्रॉपर करो कि ऐसा इनका कुछ बिहेवियर और डिफाइन करो, तो हम बता सकते हैं और भी सिचुएशन निकाल सकते हैं, लेकिन इन सिचुएशन के हिसाब से हमारा आंसर यही है। तो हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। इससे बिल्कुल प्रॉपर केस लेके देखिए, उसने बोला 2 और 4 के बीच में रिपल्शन, तो उनका या तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस तरीके से हम 4 केस बना लिए, है ना। और पूरा कोर्स आप देखिए ध्यान से, ऑटोमेटिक आपको सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। 2 charges each of q units placed along a line, a third charge minus q by 4 is placed midway between them, the system will be। ये वही क्वेश्चन फिर से आ गया है कि अगर यहाँ पे q चार्ज है, यहाँ पे q चार्ज है, मिड पॉइंट पे इसका एक चार्ज है नेगेटिव में q by 4, तो ये सिस्टम बैलेंस रहेगा। मैंने बोला अगर ये q है तो अंदर वाला नेगेटिव हो और माइनस में हो, मतलब नेगेटिव हो और 1/4 हो, तो हमारा सिस्टम हमेशा बैलेंस रहेगा। तो ये चेक करेंगे तब भी बैलेंसिंग आएगी, इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो अंदर वाला चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, जो मिड पे रखा हुआ है वो 1/4 होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए, तो हमारी ये कंडीशन आ सकती है। आगे देखते हैं, देखा 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस आर प्लेस्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, थर्ड इक्वल एंड सिमिलर चार्ज इज प्लेस्ड मिडवे द सिस्टम विल बी। सिस्टम के बारे में पूछा तो उनका ये एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू है और सिमिलर चार्ज है, सिमिलर माने इन्हीं के जैसा, मिडवे रखा हुआ, तो सिस्टम बैलेंस होगा नहीं होगा, अंदर वाला नेगेटिव होना चाहिए और मिडवे वो है तो 1/4 होना चाहिए, तभी होगा इक्विलिब्रियम में, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। सही है, एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, 2-3 आगे देखते हैं। 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस आर प्रेजेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, थर्ड चार्ज इक्वल बट अपोजिट टू द साइन, सही है, इज प्लेस्ड मिडवे। तो इन्होंने कहा ये भैया फिर अब इन्होंने नया हमें लालच दिया है कि ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, अंदर वाला नेगेटिव में है, इक्वल है तो बैलेंस होगा। उनका नेगेटिव तो बताया भैया 1/4 भी तो होता वो, लेकिन वो तो नहीं है, तो बोले तो सिस्टम बैलेंस नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल है, अगर सिस्टम क्यू क्यू और बीच में होना चाहिए माइनस में q/4 तभी बैलेंस होगा। अगर ये आपका 4q तो हमारा माइनस का q, मतलब जो भी ये बैलेंस हो, मतलब ये चार्ज हमारा प्लस प्लस है तो बीच का माइनस होना चाहिए और 1/4 होना चाहिए। ये दोनों नेगेटिव अगर है -q तो बीच वाला प्लस होना चाहिए और 1/4 होना चाहिए। ये 16 है तो बीच वाला 4 होना चाहिए, ठीक है। ये q है तो बीच वाला 1/4 होना चाहिए, लेकिन इनके साइन अगर प्लस है तो बीच का नेगेटिव और इनके साइन अगर नेगेटिव है तो बीच वाला पॉजिटिव, ठीक है।
बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा समझेंगे। तो ये 3-4 क्वेश्चन मैंने सिमिलर से ही देखे और सबको मैंने एक बार ऐड ऑन कर दिया है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सीबीएसई के क्वेश्चंस किए, एडिशनल मेडिकल कॉलेज के क्वेश्चंस किए, और इसके बाद मैं एक वीडियो में डालूंगा इसी पे जहां पे हम आईआईटी के में जो क्वेश्चन आ चुके हैं और AIEEE में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो नीट के बच्चों के लिए ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा अपग्रेडेशन करना चाहिए, उनको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखना चाहिए, तभी समझ में आएगा, है ना। अगर आप ऐसा करेंगे केवल नीट के जो आ चुके हैं उन्हीं को करेंगे तो रिपीट इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत रिपीट हो सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा न्यू टाइप के क्वेश्चन, न्यू कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करने की कोशिश करनी चाहिए।